हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इशी मैथ्स। हम लोग डायमेंशंस पर कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। लेट W बी द सब स्पेस ऑफ R3 over R defined by W equal to A B C belongs to R3 over R such that A minus B equal to 0 and B minus C equal to 0. Find basis of W। क्या बोला उसने कि हमारे पास W सब स्पेस है R3 ओवर R का, और W उसने डिफाइन किया है कि ABC बिलोंग कर रहा है R3 से, सच दैट A माइनस बी इक्वल टू 0 है और B माइनस सी इक्वल टू 0 है। यानी कि हमारे पास 3 डायमेंशनल सब स्पेस है और उसमें दो रिस्ट्रिक्शन उसने डाली है कि A माइनस बी इक्वल टू 0 होना चाहिए और B माइनस सी इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ से देखो हमारे पास क्या गिवन है कि A माइनस बी इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा A इज इक्वल टू B एंड B माइनस सी इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं B इक्वल टू सी। तो अब देखो इन दोनों रिजल्ट को मिलाकर हमारे पास क्या आएगा, A B के इक्वल है और B C के इक्वल है, यानी कि A B के इक्वल है और B C के इक्वल है। तो यहाँ से क्या मतलब हो गया कि A C के इक्वल है, यानी कि ये तीनों एक दूसरे के इक्वल है। A B के इक्वल है, B C के इक्वल है, यानी कि A B C आपस में इक्वल है। इसका जो बेसिस है, इसका बेसिस क्या हो जाएगा, बेसिस इक्वल टू 1 1 1, बेसिस 1 1 1 हो जाएगा। डायमेंशन ऑफ W क्या हो गया 1, है ना। हमारे पास 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस था R3 ओवर R और उसमें हमें 2 रिस्ट्रिक्शन दी हुई थी, तो उसका डायमेंशन क्या आ गया बेसिस का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लेट W बी सब स्पेस ऑफ R3 ओवर R। W सब स्पेस है R3 ओवर R का, डिफाइंड बाय W इक्वल टू A B C belongs to R3 over R such that A इक्वल टू B। अब उसने क्या कंडीशन दे रखी है कि A B के इक्वल है, क्लियर। देन फाइंड बेसिस ऑफ W। A इक्वल टू B है और हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं A B एंड C, जिसमें से 2 एक दूसरे के इक्वल है, तो फ्री वेरिएबल्स कितने हो गए, इनमें से कोई एक और एक C वाला। तो देखो बेसिस ऑफ W क्या हो जाएगा, बेसिस ऑफ W क्या हो जाएगा, A और B इक्वल है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 1 0 एंड 0 0 1। तो बेसिस में 2 एलिमेंट्स हैं 1 1 0 एंड 0 0 1। सो डायमेंशन ऑफ W क्या हो गई 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन V इक्वल टू px, डिग्री ऑफ px इज लेस देन इक्वल टू 3। W1 क्या है px such that degree of px is less than equal to 2, और W2 क्या है p of x such that degree of p0 equal to 0। v उसने क्या दिया है, डिग्री लेस या इक्वल टू 3 होनी चाहिए पॉलिनोमियल की, और W1 उसने डिफाइन किया कि हमारे पास ऐसे पॉलिनोमियल्स का कलेक्शन है जिसकी डिग्री लेस देन और इक्वल टू 2 है, और W2 उसने डिफाइन किया P0 इक्वल टू 0। P0 इक्वल टू 0 का क्या मतलब हो गया, P0 इक्वल टू 0 का मतलब हो गया कि जो भी पॉलिनोमियल हमारे पास होगी उस पॉलिनोमियल का कांस्टेंट टर्म 0 होगा, राइट, यानी कि A0 0 होगा, है ना। तो इनके ऑप्शंस देखो, स्पैन ऑफ W1
प्लस W2 इज V। सेकेंड ऑप्शन है कि डायमेंशन ऑफ W1 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W2। सी ऑप्शन है कि W1 इंटरसेक्शन W2 का डायमेंशन 2 है। और डी में पूछ रहा है कि डायमेंशन ऑफ W1 इज लेस देन डायमेंशन ऑफ W2। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो उसने क्या डिफाइन करके दिया है, W1 हमारे पास ऐसे पॉलिनोमियल्स का कलेक्शन है जिन पॉलिनोमियल्स की डिग्री लेस देन इक्वल टू 2 है। तो W1 का बेसिस क्या हो जाएगा, बेसिस ऑफ W1 क्या हो जाएगा, 1x एक्स स्क्वायर। हम पॉलिनोमियल्स की बेसिस ऐसे लिखते हैं ना कि 1x एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एंड सो ऑन xn। क्लियर। तो इसकी डिग्री लेस देन इक्वल टू 2 थी, तो 2 डिग्री तक की पॉलिनोमियल का बेसिस हम ले लेंगे 1x एक्स स्क्वायर। W2 उसने क्या डिफाइन किया, W2 उसने ऐसे पॉलिनोमियल्स का कलेक्शन लिया है जिसमें P 0 इक्वल टू 0 हो। और V कहाँ से आ रहा है, V आ रहा है 3 डिग्री तक के पॉलिनोमियल्स का कलेक्शन V है। तो हमारे पास W2 क्या हो जाएगा, 3 डिग्री तक के पॉलिनोमियल्स का ऐसा कलेक्शन जिसमें P 0 इक्वल टू 0 हो। तो देखो बेसिस ऑफ W2 क्या आ जाएगा, A0 प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर प्लस A3x क्यूब, राइट। इसमें उसने क्या कंडीशन डाली है कि P0 इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, A0 इक्वल टू 0। तो अब देखो इसके बेसिस का सेट क्या आएगा, बेसिस ऑफ W2 इज इक्वल टू A0 तो 0 हो गया, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एक्स एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब। यहाँ तक क्लियर है। तो देखो अगर हम स्पैनिंग सेट लें इनका तो क्या मिलेगा, स्पैन ऑफ W1 प्लस W2। तो क्या आ जाएगा, W1 से हमको मिल जाएगा 1x एक्स स्क्वायर एंड W2 से हमें क्या मिल जाएगा, x एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब। इन दोनों का सम करेंगे तो स्पैनिंग सेट में क्या मिल जाएगा हमें, 1x एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब। और ये किसका बेसिस है, ये V का बेसिस है ना, क्योंकि V क्या है, V पॉलिनोमियल लेस देन इक्वल टू 3 डिग्री तक का है ना। तो इस V का बेसिस क्या होगा, 1x एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब। तो देखो स्पैन ऑफ W1 प्लस W2 इज इक्वल टू है ना V के बेसिस के। तो यहाँ से क्या आ गया कि स्पैन ऑफ W1 प्लस W2 इज V। तो यहाँ से जो हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। सेकंड उसने बोला डायमेंशन ऑफ W1 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W2। तो देखो इसके बेसिस में कितने एलिमेंट है W2 के, 1 2 3, एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब 3, यानी कि डायमेंशन ऑफ W2 इक्वल टू 3। और देखो डायमेंशन ऑफ W1 कितना है, 1x एक्स स्क्वायर, इसमें भी 3, यानी डायमेंशन ऑफ W1 भी 3 है। भले एलिमेंट्स डिफरेंट डिफरेंट है लेकिन दोनों का डायमेंशन तो सेम है ना। तो डायमेंशन ऑफ W1 क्या आ गया, 3। तो यहाँ से हमें क्या मिला, यहाँ से हमें मिला कि डायमेंशन ऑफ W1 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W2। तो बी वाला ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। और सी में देखो उसने क्या पूछा है, सी में उसने पूछा कि डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन डायमेंशन ऑफ W2 क्या होगा। तो देखो बेसिस ऑफ W1 क्या था, 1x एक्स स्क्वायर, और बेसिस ऑफ W2 क्या था, x एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब। अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो इसका डायमेंशन क्या आएगा, x एंड एक्स स्क्वायर। तो इसका डायमेंशन कितना आ गया, 2 आ गया ना। तो सी वाला ऑप्शन क्या बोल रहा है कि डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 इज इक्वल टू 2। तो ये करेक्ट है। और उसने क्या बोला है फोर्थ ऑप्शन कि डायमेंशन ऑफ W1 इज लेस देन डायमेंशन ऑफ W2। तो ये तो गलत हो जाएगा। तो इसका ABC करेक्ट है। क्लियर। अब कुछ रिजल्ट्स लिखो। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। देखो अगर हमारे पास डायमेंशन ऑफ V ऑफ F यानी कि डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस n है,
एंड एस सबसेट है वी ऑफ एफ का इज एल आई एंड कार्डिनलिटी ऑफ एस कितना है, एन है, दिस इम्प्लाई एस इज बेसिस। ठीक है, एस सबसेट है वेक्टर स्पेस का और एल आई है, एस सबसेट है प्लस एल आई है और उसकी कार्डिनलिटी डायमेंशन ऑफ वी के इक्वल है ना, इसकी भी डायमेंशन और इसका भी डायमेंशन सेम है। तो अगर हमारे पास एस वी का सबसेट है और वो एल आई सबसेट है और उसकी कार्डिनलिटी वी के इक्वल है, इसका मतलब एस क्या हुआ, एस उस वेक्टर स्पेस का बेसिस है। क्लियर। सेकेंड देखो, डायमेंशन ऑफ v over f इक्वल टू n and s is subset of v over f, और क्या बोल रहा है कि कार्डिनलिटी ऑफ s इज ग्रेटर n, मतलब कभी भी किसी भी सेट s की कार्डिनलिटी अगर वेक्टर स्पेस के डायमेंशन से ज्यादा हो जाती है तो हम लोग डायरेक्टली इंप्लाई कर देंगे कि जो भी s है, जो भी सेट है, वो सेट कैसा होगा, लीनियरली डिपेंडेंट। क्लियर। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा कि S इज लीनियरली डिपेंडेंट। डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस क्या है, n है, और कार्डिनलिटी ऑफ S क्या हो गई, ग्रेटर देन n हो गई। तो इसका मतलब उसमें S में कुछ ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो किसी और एलिमेंट पे डिपेंड कर रहे होंगे। क्लियर। तो अगर वेक्टर स्पेस की कार्डिनलिटी से ज्यादा अगर S की कार्डिनलिटी हो जाए तो हम क्या बोल देंगे, हम बोल देंगे कि S लीनियरली डिपेंडेंट होगा। समझ आ रहा है। थर्ड वाला रिजल्ट देखो कि इफ S is subset of vector space and cardinality of S is less than n, then linear span of S is not equal to V। क्लियर। अगर S की कार्डिनलिटी V की कार्डिनलिटी से कम हो गई तो यहाँ से ये इंप्लाई हो जाएगा कि जो LS है यानी कि S का लीनियर स्पैन वो V के इक्वल नहीं होगा। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट रिजल्ट देखो, V ऑफ F ए n dimensional vector space has subspace of dimension 0, 1, 2, 3 n-1 and n। अगर हमारे पास एक n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है तो उसके पास 0, 1, 2, 3 से लेकर n तक सब स्पेस हो सकता है। क्लियर। अगर हमारे पास n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है तो उसके पास 0, 1, 2, 3 से लेकर n तक सब स्पेस हो सकता है। ठीक है। अगर हमसे कोई पूछे 0 डायमेंशनल सब स्पेस क्या होगा तो हम क्या बता देंगे कि 0 वेक्टर स्पेस क्या बनेगा, 0 डायमेंशनल सब स्पेस। अगर हमें दिखाना हो 1 डायमेंशनल सब स्पेस तो हम क्या बता देंगे, लीनियर स्पैन ऑफ V1। सिमिलरली हमें 2 डायमेंशनल सब स्पेस दिखाना हो तो क्या मिल जाएगा हमारे पास, लीनियर स्पैन ऑफ V1, V2। 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हमसे कोई पूछे तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर स्पैन ऑफ V1, V2, V3 एंड सो ऑन। n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस तक हम दिखा सकते हैं, ये किसके इक्वल हो जाएगा, लीनियर स्पैन ऑफ V1, V2, Vn। और ये n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस जिसका हम स्पैनिंग सेट लेंगे वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा V ऑफ F के इक्वल। क्लियर। इफ V1, V2, Vn क्या हो जाए, इज बेसिस ऑफ V ऑफ F। क्लियर। अगर V1, V2, Vn वेक्टर स्पेस का बेसिस हो जाए। यहाँ तक क्लियर है। अगर हमारे पास n डायमेंशन का वेक्टर स्पेस है तो हम उसमें n डायमेंशन तक सब स्पेस ले सकते हैं। क्लियर।
अब एक एग्जाम्पल देखो इसके लिए। v ऑफ f इक्वल टू है हमारे पास R3/R। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ v ऑफ f कितना हो गया? 3। और बेसिस है इसकी 100 0 0 0 0 1। अब हमसे कोई पूछे कि जीरो डायमेंशनल सब स्पेस क्या होगा इसका? तो ये हो जाएगा जीरो सब स्पेस। वन डायमेंशनल सब स्पेस पूछे तो ये हो जाएगा एल ऑफ v1, और एल ऑफ v1 किसके इक्वल हो जाएगा? लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन के इक्वल हो जाएगा, है कि नहीं? एल ऑफ v1 को हम कैसे लिख सकते हैं? एल ऑफ 100 और ये क्या है? एक्स एक्सिस इन R3/R। समझ आ रहा है? हम ऐसे भी लिख सकते हैं L0 1 0, मतलब कोई भी एक्स वाई जेड तीनों में से कोई भी एक्सिस हम ले सकते हैं, है ना? तो ये क्या हो गई? वाई एक्सिस। सिमिलरली अगर हम ले लें L0 0 1, तो ये क्या हो जाएगा? जेड एक्सिस इन R3/R और 3D। क्लियर? तो अगर हमसे कोई पूछे कि वन डायमेंशनल सब स्पेस बताओ, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन वन डायमेंशनल स्पेस है, या फिर हम बोल सकते हैं एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस या जेड एक्सिस, तीनों वन डायमेंशनल सब स्पेस है। यहाँ तक क्लियर है? अगर हमसे कोई पूछे टू डायमेंशनल सब स्पेस बताओ, टू डायमेंशनल सब स्पेस, तो हम क्या बोल देंगे? एल ऑफ v1 v2, है ना? तो देखो एल ऑफ v1 क्या है? 100 एंड v2 क्या है? 0 1 0। तो ये किसके इक्वल हो गया? एक्स वाई प्लेन के, है ना? तो टू डायमेंशनल सब स्पेस क्या हो जाएगा? प्लेन हो जाएगा ना। और हमें क्या पता है कौन सा प्लेन सब स्पेस बनता है? प्लेन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? प्लेन पासिंग थ्रू ओरिजिन। क्लियर? अगर हमसे कोई पूछ रहा है थ्री डायमेंशनल सब स्पेस, तो ऑब्वियसली अपना जो वेक्टर v है वो थ्री डायमेंशनल है, तो वो खुद का सब स्पेस भी होगा ना। कोई भी वेक्टर स्पेस खुद का सब स्पेस भी होता है, राइट? तो थ्री डायमेंशनल सब स्पेस खुद R3/R यानी कि v ऑफ f आ जाएगा। यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट, अगर हमारे पास α1 v1, α2 v2, α3 v3, αn vn है, ठीक है? तो हम इसको बेसिस कब बोलेंगे? हम इसको बेसिस तब बोलेंगे जब अल्फा एन तक का कोई भी अल्फा, यानी जो भी ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन α1 α2 αn है, इनमें से कोई भी स्केलर जीरो ना हो। समझ आ रहा है? हम इसको α1 α2 को हम बेसिस तब बोलेंगे जब इनमें से कोई भी अल्फा जीरो ना हो। क्लियर? इज ऑल्सो a basis if and only if alpha i's are not equal to 0। क्लियर? और I1 2 n रन कर रहा है, ठीक है? तो देखो हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं ना, कि A इक्वल टू α1 0 0 0, α2 α3 α n, है ना?
तो ये जो अल्फा एन है ये बेसिस कब बनेगा? बेसिस ये तब बनेगा जब ए इन्वर्टिबल होगा। ए इन्वर्टिबल होगा तब ये बेसिस बनेगा ना। यानी कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो हमें नॉन जीरो चाहिए, और डिटर्मिनेंट नॉन जीरो कब आएगा? जब ऑल अल्फा वन अल्फा टू अल्फा एन क्या हो? नॉन जीरो। तो यहाँ से डिटर्मिनेंट क्या आएगा? अल्फा वन इंटू अल्फा टू इंटू अल्फा थ्री इंटू अल्फा एन इज नॉट इक्वल टू जीरो। और अगर इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो यहाँ से हमें क्या मिल गया? यहाँ से हमें मिल गया कि ई इज इन्वर्टिबल। वो ए का इन्वर्स मिल जाएगा क्योंकि ए का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो और ए इन्वर्टिबल है, तो हम यहाँ से क्या बोलते हैं? रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाए? एन। यानी कि ए फुल रैंक मैट्रिक्स है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि ए के सारे रो लीनियरली इंडिपेंडेंट है ना। तो यहाँ से हम क्या बोल देंगे कि ये बेसिस भी बना लेगा। ये जो सेट है अल्फा वन बी वन अल्फा टू वी टू अल्फा एन बी एन, ये क्या हो जाएगा? बेसिस हो जाएगा अगर हमारे पास ये जो स्केलर्स अल्फा है ये नॉन जीरो हो। इसका मतलब डिटर्मिनेंट्स भी नॉन जीरो हो। क्लियर है? एज अल्फा आई नॉन जीरो एंड अल्फा आई बिलोंग्स टू एफ ऑफ आई, यानी कि फील्ड से बिलोंग कर रहा है, एंट्रीज। नेक्स्ट देखो, ए नॉन जीरो वेक्टर स्पेस ओवर अ infinite field can have infinite number of bases। क्लियर है? अगर हमारे पास नॉन जीरो वेक्टर स्पेस है किसी इनफाइनाइट फील्ड के ऊपर तो उसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ बेसिस होंगे। समझ आ रहा है? अब देखो इसके लिए एग्जांपल, अगर हम v ऑफ f ले लेते हैं R2/R, ठीक है, तो R कैसा फील्ड है? इनफाइनाइट फील्ड है R। तो इसका बेसिस क्या हो जाएगा? बेसिस 1001 है ना। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? अल्फा जीरो एंड जीरो बीटा सच डेट अल्फा इज नॉट इक्वल टू जीरो बिलोंग्स टू आर एंड बीटा इज नॉट इक्वल टू जीरो बिलोंग्स टू आर। अल्फा बीटा नॉन जीरो होंगे और आर से बिलोंग करेंगे। तो अल्फा और बीटा के लिए हमारे पास कितनी चॉइस है? इनफाइनाइट चॉइस है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? अल्फा एंड बीटा हैव infinite possibility. This implies there exists infinite number of bases of R2/R। क्लियर है कि हमारे पास एक वेक्टर स्पेस था R2/R, यानी कि अगर हम कोई वेक्टर स्पेस इनफाइनाइट फील्ड के ऊपर लेते हैं तो उसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ बेसिस होगा। ठीक है, हमने पढ़ा था ना कि बेसिस का यूनिक होना जरूरी नहीं है अप टू रिप्रेजेंटेशन। बेसिस यूनिक नहीं होता, बस उसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है यानी कि E1 E2 जो हम लोग लेते हैं वो यूनिक होता है। क्लियर है? नेक्स्ट रिजल्ट देखो, इफ डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस इज इक्वल टू n, then y1 y2 ym generates vector space V of f। अगर वेक्टर स्पेस का डायमेंशन n है और y1 y2 ym जनरेट कर रहा है वेक्टर स्पेस को, ym क्या कर रहा है? जनरेट कर रहा है वेक्टर स्पेस को, तो उसके पास डेफिनेटली n या n से ज्यादा एलिमेंट्स होंगे, है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? m इज ग्रेटर इक्वल टू n, क्योंकि वो वेक्टर स्पेस को जनरेट कर रहा है तो एटलीस्ट n एलिमेंट तो उसको चाहिए ही चाहिए। n से ज्यादा भी हो सकते हैं।
नेक्स्ट रिजल्ट देखो क्या है कि इफ डायमेंशन ऑफ वी ऑफ एफ इक्वल टू एन, देन y1 y2 yn आर एल आई। अगर हमें ये पता है कि डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस n है और y1 y2 yn क्या है, वो एल आई है, तो यहाँ पर हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटी बनती है कि m लेस देन इक्वल टू n होगा। क्लियर? तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, m लेस देन इक्वल टू n होगा, क्योंकि y1 y2 yn कैसा है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, इसीलिए वो कभी भी वेक्टर स्पेस की बेसिस से ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर वेक्टर स्पेस की बेसिस से वेक्टर स्पेस की डायमेंशन से वो ज़्यादा हो गया तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं रह जाएगा, वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा, है ना। तो m को क्या होना पड़ेगा, या तो वो इक्वल टू n हो या लेस देन n हो, क्योंकि लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट बेसिस से कम हो सकता है ना। देखो एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, अगर हम ले लें v ऑफ f इक्वल टू R3/R, और उसमें हम एक सेट ले लें 1 0 0 0 2 0, तो ये बताओ ये एल आई है या नहीं, ये एल आई है ना, ये एल आई है, लेकिन एन यानी कि इसकी डायमेंशन कितनी थी, 3, 3 से कम है, पर ये 3 से ज़्यादा तो नहीं हो सकते थे ना, अगर ये 3 से ज़्यादा हो जाते तो ये लीनियरली डिपेंडेंट हो जाता। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, दिस इज एल आई। सो अगर हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंस है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए हम बताएंगे कि m के लिए पॉसिबिलिटी लेस और इक्वल टू n है। अगर हमें बताना है कि कोई सेट जनरेट कर रहा है वेक्टर स्पेस को, तो उसकी कार्डिनलिटी ग्रेटर इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ वेक्टर स्पेस होगी। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट रिजल्ट देखो, इफ डायमेंशन ऑफ v ऑफ f इज इक्वल टू n है, then y1 y2 yn generates v over f, this imply, अगर y1 y2 yn तक ही लिया है हमने, ये देखो ध्यान से कि हमने n तक ही एलिमेंट्स लिए हैं और वो एलिमेंट्स क्या कर रहे हैं, वो वेक्टर स्पेस को जनरेट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि y1 y2 yn और कुछ नहीं बल्कि इस वेक्टर स्पेस का बेसिस है। क्लियर? सो दिस y1 y2 yn इज अ बेसिस ऑफ v ओवर f। कि देखो डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस n थी, हम जो सेट ले रहे हैं उसकी डायमेंशन n है, और ये सेट जनरेट कर रहा है पूरे के पूरे वेक्टर स्पेस को, तो इसका मतलब हो जाएगा कि ये बेसिस है वेक्टर स्पेस का। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल देखो, इफ डायमेंशन ऑफ v ओवर f इज इक्वल टू n है, देन y1 y2 yn आर एल आई। देखो इसकी डायमेंशन n है और यहाँ हम सेट भी n कार्डिनलिटी का ले रहे हैं, और क्या है कि ये एल आई भी है। क्या गिवन है कि ये जो सेट है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो यहाँ से हम क्या इम्प्लाई कर देंगे कि y1 y2 yn इज अ बेसिस ऑफ v ऑफ f। तो ये y1 y2 yn क्या होगा, वेक्टर स्पेस का बेसिस हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखो, कार्डिनलिटी ऑफ v ऑफ f क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। अगर फील्ड कैसा है हमारे पास, अगर फील्ड इनफाइनाइट है, ठीक है, अगर फील्ड इनफाइनाइट है तो कार्डिनलिटी ऑफ v ऑफ f क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट।
नेक्स्ट देखो, डायमेंशन ऑफ v ओवर जेड पी इक्वल टू n है। अगर हमारे पास डायमेंशन ऑफ v ओवर जेड पी n है, तो कार्डिनलिटी ऑफ v ओवर जेड पी क्या हो जाएगा? p टू द पावर n। क्लियर? कार्डिनलिटी ऑफ v ओवर जेड पी हो जाएगा p टू द पावर n। एग्जाम्पल के लिए समझो कि हमारे पास जेड पी टू दी पावर एन जेड पी, ये क्या है? वेक्टर स्पेस है। तो देखो इसमें E1 E2 En एलिमेंट आ रहे हैं और ये AI बिलोंग कर रहा है जेड पी से। तो देखो हर E1 E2 En के लिए हमारे पास कितनी चॉइस है? P चॉइस है ना, क्योंकि AI जेड पी से बिलोंग कर रहा है। जेड पी में P एलिमेंट्स होंगे, राइट? तो A1 के लिए P चॉइस, A2 के लिए P चॉइस, AN के लिए P चॉइस। तो कितने हो जाएंगे टोटल चॉइसेस? टोटल चॉइसेस हो जाएंगे V ओवर जेड पी की कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी? P टू द पावर n, है ना? यहाँ तक समझ आया? जैसे देखो, अगर हम एग्जांपल ले लें कि इफ डायमेंशन ऑफ V ओवर Z7 इज 3, देन कार्डिनलिटी ऑफ v ओवर जेड पी क्या हो जाएगा? 7 का पावर 3, डेट इज 343। यहां तक क्लियर है? अब देखो, अब काफी इंपॉर्टेंट चीज लिखने जा रहे हैं, ठीक है? इसको याद रखना। देखो, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड बेसिस ऑफ v ओवर जेड पी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा Pn-1, Pn-p, Pn-p स्क्वायर एंड Pn-Pn-1। क्लियर? अगर हमसे वो पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड बेसिस बताओ v ओवर जेड पी का, तो क्या बताएंगे? Pn-1, Pn-p, Pn-p स्क्वायर से कहाँ तक? Pn-1 तक। क्योंकि देखो नेक्स्ट जाओगे, अगर यहाँ पर नेक्स्ट जाओगे तो क्या हो जाएगा? Pn-Pn, तो वो तो जीरो हो जाएगा। तो हमें कहाँ तक जाना है? एक कम एलिमेंट तक जाना है। तो ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड बेसिस। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट देखो, अब देखो ऑर्डर्ड बेसिस में कभी कभी क्या हो जाता है कि रिपीटेड टर्म्स आ जाते हैं, है ना? तो अगर हमसे पूछे कि टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट बेसिस या फिर अनऑर्डर्ड बेसिस, टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट या अनऑर्डर्ड बेसिस ऑफ v ऑफ जेड पी, तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा Pn-1, Pn-p and so on, Pn-Pn-1 by n फैक्टोरियल। ठीक है? अगर हमसे पूछ ले कि टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट या अनऑर्डर्ड बेसिस बताओ, तो सेम हमें टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड बेसिस वाला फॉर्मूला लिखना है और उसको n फैक्टोरियल से डिवाइड कर देना है। याद रहेगा? क्लियर? नेक्स्ट देखो, थर्ड, अगर हमसे पूछ ले टोटल नंबर ऑफ सब स्पेस ऑफ v ओवर जेड पी ऑफ डायमेंशन r, क्या पूछा? टोटल नंबर ऑफ सब स्पेस निकालना है हमें
वी ओवर जेड पी ऑफ डायमेंशन आर का। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला आता है? इसके लिए फॉर्मूला होता है पी एन माइनस वन, पी एन माइनस पी, पी एन माइनस पी स्क्वायर, पी एन माइनस पी आर माइनस वन। ठीक है, इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है तो इसको ध्यान से देखना। पी एन माइनस पी ओवर आर माइनस वन तक हमें मल्टीप्लाई करना है टर्म्स को। और डिवाइड में क्या आएगा? डिवाइड में आएगा पी, यहाँ पे एन माइनस वन लिया था, यहाँ पे क्या आ जाएगा? पी आर माइनस वन। क्लियर? यहाँ पे क्या लिखोगे? पी आर माइनस वन से डिवाइड करना है, पी आर माइनस पी, पी आर माइनस पी स्क्वायर, और कहाँ तक? पी आर माइनस पी आर माइनस वन तक। क्लियर? ये क्या हो जाएगा? ये टोटल नंबर ऑफ सब स्पेस निकालने का, डायमेंशन आर तक के टोटल नंबर ऑफ सब स्पेस निकालने का ये फॉर्मूला है। क्लियर? इन तीनों फॉर्मूले को याद रखना। क्लियर? देखो, इससे एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखो। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सब स्पेस ऑफ अ थ्री डायमेंशनल वेक्टर स्पेस over the finite field Z3। तो देखो यहाँ पे P क्या है? P भी यहाँ पे 3 है और N कितना है? N भी 3 है ना? तो उसने क्या बोला कि टोटल नंबर ऑफ सब स्पेस ऑफ थ्री डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है ना, डायमेंशन ऑफ V ओवर एफ भी कितना है? ये भी 3 है, N भी 3 है, P भी 3 है, ओवर अ फाइनाइट फील्ड Z3। क्लियर? तो V क्या हो गया? Z3 का पावर 3 ओवर Z3, हमें ये गिवन है। उसने क्या बोल दिया कि सब स्पेस हमें थ्री डायमेंशनल वेक्टर स्पेस का निकालना है। तो हमें ईच डायमेंशन के लिए सब स्पेस निकालना पड़ेगा यहाँ पे। तो क्या मिलेगा हमें? वी नीड टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ सब स्पेस फॉर ईच डायमेंशन k equal to 0, 1, 2 and 3। सो फॉर k equal to 0 के लिए निकालते हैं पहले। ठीक है, तो 0 के लिए ऑलवेज एक ही सब स्पेस होगा, डेट इज 0 सब स्पेस, हमने पहले पढ़ा था। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? देयर इज ऑलवेज वन सब स्पेस डेट इज 0 डायमेंशनल सब स्पेस, और हम इसको डिनोट कैसे करेंगे? 3 0 ओवर 3, और ये कितना आएगा? 1। नेक्स्ट हम निकालते हैं फॉर k इक्वल टू 1 के लिए। क्लियर? तो वन डायमेंशनल सब स्पेस क्या होता है? वन डायमेंशनल सब स्पेस हमने क्या पढ़ा था? लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन और लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन, है ना? तो हमें क्या निकालना है? वन डायमेंशनल सब स्पेस इन अ थ्री डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड। देखो, ये जो लिखा है इसको हम क्या पढ़ते हैं? इसको हम पढ़ते हैं वन डायमेंशनल सब स्पेस इन ए थ्री डायमेंशनल वेक्टर स्पेस
over a field with 3 एलिमेंट। ये क्या है? 1 डायमेंशन का सब स्पेस है 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के ऊपर, और उसमें फील्ड में एलिमेंट्स कितने हैं? 3 एलिमेंट्स हैं। क्लियर? तो इसके लिए हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था? Pn-1 Pn-p Pn-pr-1 तक जाना है हमें, डिवाइडेड बाय Pr-1 Pr-p Pr-Pr-1 तक जाना है हमें। क्लियर है? तो देखो यहाँ पे R कितना है? R इक्वल टू 1 है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फॉर्मूला? Pn-1 यानी कि 3⁻3, P भी 3 है, N भी 3 है, -1। ठीक है? और R चूंकि यहाँ पे 1 है ना, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा? R 1 है तो ये क्या हो जाएगा? P ऑफ 0, यानी कि यही आ जाएगा ना, सिर्फ ये आगे का कोई टर्म नहीं आएगा क्योंकि R 1 है। तो यहाँ पे अगर 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा? P0, और P0 किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है, तो ये एक यही टर्म आएगा। और डिवाइड किसे करना है? डिवाइड हमें करना है Pr-1 से, और R कितना है? 1, यानी कि P-1 से। तो P-1, आगे तो कुछ है ही नहीं बढ़ने के लिए, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा? 27-1/2, और ये क्या हो गया? 26/2 इज इक्वल टू 13। तो 1 डायमेंशनल सब स्पेस कितना आया? 13 आया। अब हमें किसके लिए निकालना है? नेक्स्ट देखो, फॉर k इक्वल टू 2 के लिए अब हमें निकालना है, और हमें क्या पता है? 2D 2 डायमेंशनल सब स्पेस और प्लेन passing थ्रू द ओरिजिन, है ना? तो देखो इसके लिए क्या आएगा हमारे पास? 3 का क्यूब -1 और 3 का क्यूब -3, क्योंकि यहाँ पे R कितना है? R 2 है, तो 2 - 1 यानी कि Pn-p आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया? 3⁻3 -3 इज डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या था? Pr-1, R कितना है? 2, तो यहाँ पे क्या हो गया? 3⁻2 -1, और फिर क्या था? Pr-1, R कितना है? 2, तो ये क्या हो जाएगा? 3⁻2 -3, 3⁻2 -3, आगे के सारे टर्म्स तो 0 हो जाएंगे, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? 27 - 1 दैट इज 26 इंटू 27 - 3 कितना हो जाएगा? 24 डिविजिबल बाय 9 - 1, 8 इंटू 9 - 3 6, है ना? इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6 4 जा 24, 4 2 जा 8, 2 13 टाइम्स में 26 आएगा, है ना? तो ये कितना हुआ? 13, और पहले कितना आया था? 13। के इक्वल टू 0 के लिए निकाला, 1 के लिए निकाला, 2 के लिए निकाला। क्लियर? अब हमें फॉर के इक्वल टू 3 के लिए चाहिए, राइट? तो अभी हमें क्या मिला कि देयर आर 13 डिस्टिंक्ट 2 डायमेंशनल सब स्पेस इन द 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। तो अब हम लेते हैं के इक्वल टू 3, और के इक्वल टू 3 के लिए क्या हो गया? मतलब कि 3 डायमेंशन का सब स्पेस क्या हो जाएगा? इंटायर वेक्टर स्पेस, है ना? और इंटायर वेक्टर स्पेस का कितना सब स्पेस होता है? ऑलवेज 1, वो खुद बस। सो देयर इज ऑलवेज 1 n डायमेंशनल सब स्पेस। क्लियर? ये कितना है? 1।
तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें? टोटल नंबर ऑफ सब स्पेस कितने हो जाएंगे? 1 0 सब स्पेस के लिए, 13 1 डायमेंशनल सब स्पेस के लिए, 13 2 डायमेंशनल सब स्पेस के लिए, और 1 इंटायर वेक्टर स्पेस के लिए, है ना? तो ये कितना हो गया? 28। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। क्लियर? तो अब हमसे जब भी पूछेगा कि टोटल नंबर ऑफ सब स्पेस बताओ, तो निकाल लोगे। हर के लिए हमें सब स्पेस का फॉर्मूला पता है, हम वो फॉर्मूला निकालेंगे और जितनी भी पॉसिबिलिटी है उन सबको ऐड कर देंगे और हमें रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखो, ग्रुप थ्योरी पर है, और ग्रुप थ्योरी में एक ग्रुप होता है जनरल लीनियर ग्रुप, ZLN ZP, है ना? इस ग्रुप की खासियत ये है कि इसमें सारी मैट्रिक्स कैसी होती है? इनवर्टिबल, है ना? इसमें डिटर्मिनेंट जीरो वाली मैट्रिक्स नहीं है। तो ये कैसे मैट्रिक्स का सेट है? A इक्वल टू Aij n क्रॉस n such that Aij belongs to ZP और डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉन जीरो, है ना? ये क्या है? ये इन्वर्टिबल मैट्रिसेस का ग्रुप है। क्लियर? जिसकी इंट्रीज कहाँ से आ रही है? ZP से आ रही है। तो कार्डिनलिटी ऑफ ZLN ZP क्या होता है? पढ़ा होगा आपने, Pn माइनस 1 Pn माइनस P और Pn माइनस Pn माइनस 1। क्लियर? तो देखो, इसका फॉर्मूला किसके फॉर्मूले से मैच कर रहा है? टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड बेसिस ऑफ V ओवर ZP के फॉर्मूले से मैच कर रहा है ना? सो हमें अगर निकालना हो GLN ZP की कार्डिनलिटी, तो हम उसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे Pn माइनस 1 Pn माइनस P और Pn माइनस 1। क्लियर? अगर आपने ग्रुप थ्योरी नहीं पढ़ी है तो कोई बात नहीं, पर अगर पढ़ी है तो हमें क्या पता है कि इसका एक नॉर्मल सब ग्रुप होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सिंपल लीनियर ग्रुप, है ना? सिंपल लीनियर ग्रुप, और सिंपल लीनियर ग्रुप में ऐसी मैट्रिसेस का कलेक्शन होता है जिसकी डिटर्मिनेंट क्या हो? 1 हो, है ना? सिंपल लीनियर ग्रुप में ऐसी मैट्रिसेस का कलेक्शन होता है जिन मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट 1 हो। समझ आ रहा है? SLN ZP। और हमने क्या पढ़ा कि ये SLN ZP ऑलवेज नॉर्मल होता है ZLN ZP का। इसीलिए हम लोग एक रिजल्ट यहाँ से निकाल कर लाते हैं कि ZLN ZP सिंपल नहीं है ना? ZLN ZP जो ग्रुप है वो ग्रुप सिंपल नहीं है, क्योंकि उसके पास SLN ZP एक प्रॉपर सब ग्रुप ऑलवेज मौजूद है। तो ये कैसे मैट्रिक्स का कलेक्शन है कि A इक्वल टू EIJ n क्रॉस n, और EIJ बिलोंग कर रहा होगा ZP से सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 1। ऐसी मैट्रिसेस का कलेक्शन है जिसका डिटर्मिनेंट 1 है। क्लियर है? अगर कोई हमसे पूछे कि इस ग्रुप की कार्डिनलिटी क्या है तो क्या बोलेंगे? कार्डिनलिटी ऑफ SLN ZP, यानी कि ऐसी मैट्रिसेस की कलेक्शन की कार्डिनलिटी बताओ जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता हो? 1 होता हो। तो इसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास Pn माइनस 1 Pn माइनस P Pn माइनस Pn माइनस 1, और इसको हमें डिवाइड करना होगा P माइनस 1 से। क्लियर? अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे P माइनस 1 से तो हमें मिल जाएगी सिंपल लीनियर ग्रुप की कार्डिनलिटी। ठीक है? अब देखो नेक्स्ट टर्म, सम ऑफ
सब स्पेस। अब हम क्या पढ़ेंगे? सम ऑफ सब स्पेसेस। लेट W1, W2 each subspace of vector space V over F. Then their sum is defined and denoted by W1 plus W2 is equal to small w1 plus w2 such that w1 belongs to capital W1 and w2 belongs to capital W2। ठीक है, अगर हमारे पास W1 और W2 सब स्पेस है वेक्टर स्पेस V ओवर F का, तो उनका सम अगर हमें डिफाइन करना है यानी कि W1 प्लस W2 करना है, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा? वो हो जाएगा W1 प्लस W2 के। यहाँ W1 कैपिटल W1 से बिलोंग कर रहा होगा और W2 कैपिटल W2 से बिलोंग कर रहा होगा। नेक्स्ट रिजल्ट देखो, अगर W1 W2 सब स्पेस है V का, then W1 प्लस W2 भी सब स्पेस होगा V का। समझ आ रहा है? नेक्स्ट रिजल्ट देखो, अगर W1 प्लस W2 स्पैन है W1 यूनियन W2 के, ठीक है, W1 प्लस W2 इक्वल हो जाता है W1 यूनियन W2 के स्पैनिंग सेट से। दिस इम्प्लाई W1 plus W2 is smallest subspace containing both W1 and W2। W1 plus W2 अगर स्पैनिंग सेट W1 यूनियन W2 के इक्वल है, तो इसका मतलब है कि जो W1 प्लस W2 है वो स्मॉलेस्ट सब स्पेस है जो W1 और W2 दोनों को कंटेन किए हुए। ठीक है, क्या है ये? स्मॉलेस्ट सब स्पेस है जो W1 और W2 दोनों को कंटेन किए हुए। एक एग्जांपल देखो, एग्जाम्पल W1 इक्वल टू XY 0 है, सच डेट XY बिलोंग कर रहा है R से, एंड W2 इक्वल टू 0YZ है। ठीक है, सच डेट YZ बिलोंग कर रहा है R से, और ये किसका सबसेट है? R3 का सबसेट है। क्लियर है यहाँ तक? तो देखो, देन W1 प्लस W2 क्या हो जाएगा? R3 के इक्वल हो जाएगा, है ना? देखो, अगर हमें दिया हुआ ABC, ये किसके इक्वल हो जाएगा? EB0 प्लस यहाँ पे W2 क्या है? 0YZ, और हमें क्या लिखना है? EB0। तो यहाँ पे हम B लिख चुके हैं, तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि 0 0C, और यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे y इक्वल टू 0 ले लिया हमने, क्योंकि y और z कहाँ से ले रहे थे? हम R से ले रहे थे, और R में 0 भी तो होता है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, W1 प्लस W2, यानी कि ABC को AB0 प्लस 00C, तो यहाँ से हमको ABC मिल जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, अगर हमारे पास है W1 X Y X0, ठीक है, XY X0 such that XY belongs to R, और W2 है हमारे पास XYZ X plus Y such that XYZ belongs to R।
देन डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 क्या हो जाएगा? डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 क्या हो जाएगा? देखो W1 क्या है हमारे पास? W1 इक्वल टू है x y x 0 सच डेट x y बिलोंग कर रहा है R से, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, x y x 0 इक्वल टू x 1 0 1 0 प्लस y 0 1 0 0, ऐसे लिख सकते हैं। तो देखो द सेट 1 0 1 0 एंड 0 1 0 0 स्पैन कर रहा है W1 को, सच डेट ये सेट क्या है? ये दोनों सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है, सो दे आर Li as they are not scalar multiple of each other। तो ये क्या करेंगे? ये बेसिस फॉर्म कर देंगे W1 का, है ना। सो दे फॉर्म अ बेसिस फॉर W1। तो यहां से हमें क्या मिल गया? डायमेंशन ऑफ W1 इक्वल टू 2। सिमिलरली देखो हमारे पास W2 क्या है? नाउ W2 हमारे पास क्या था? x y z और x प्लस वाई, सच डेट x y z बिलोंग कर रहा है R से। क्लियर? तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? x y z x प्लस वाई को x 1 0 0 1 प्लस y 0 1 0 1 प्लस z, ये क्या हो जाएगा? 0 0 1 0, है ना। तो ये सेट क्या कर रहा होगा? W2 को स्पैन कर रहा है ये सेट। द सेट 1 0 0 1 0 1 0 1 एंड 0 0 1 0, ये क्या कर रहा है? ये W2 को स्पैन कर रहा है, स्पैन W2। और ये कैसे हैं? दीज आर Li। देखो ये सेट कैसा है? Li है। इसका मैट्रिक्स बनाओ, क्या बनेगा? 1 0 0 1 0 0 1 0। इस पे इक्विवेलेंट फॉर्म लगाएंगे, यानी कि अगर हम कॉलम 4 से कॉलम 1 को माइनस करें तो क्या मिलेगा हमें? C4 माइनस C1 करेंगे तो क्या मिलेगा? 1 0 0 0। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0 1 0 1 0 0 और अब क्या करो? अब कॉलम 4 से कॉलम 2 को माइनस करो, C4 माइनस C2, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? 1 0 0 0 0 1 0 0 और यहाँ क्या आ जाएगा? 0 0 1 0। तो ये कैसा है? ये Li सेट है ना। हमें पाइवोट एलिमेंट्स कहाँ मिले? इन तीनों रो में मिले। तो यहां से क्या आ गया? दीज आर Li sets, so they form a basis for W2। तो डायमेंशन ऑफ W2 क्या हो गया? 3 हो गया। हमें क्या मिला था? डायमेंशन ऑफ W1 मिला 2 और डायमेंशन ऑफ W2 क्या मिल गया? 3। तो देखो ए वेक्टर V इक्वल टू क्या है हमारे पास? ABCD इज इन W1 intersection W2, it is belong to both subspace, है ना। तो देखो for V
टू बी इन W1। तो W1 की कंडीशन क्या थी? x y x 0, ये था ना। तो यहां से हमें क्या मिलेगा? यहां से हमें मिल जाएगा, हमको क्या चाहिए? ABCD चाहिए W1 में, है ना। तो यहां से हमको क्या कंडीशन मिलेगी? A=C और D=0, क्योंकि देखो A=C और D की जगह पे क्या है? 0 है ना। और हमको ABCD V, है ना, V कहाँ चाहिए? W2 में, राइट। सो फॉर V इन W2, तो क्या मिल जाएगा? W2 के लिए कंडीशन क्या थी? देखो, W2 के लिए कंडीशन थी x y z एंड x+y, राइट। W2 के लिए कंडीशन थी x y z एंड x+y such that x y z belongs to R। ठीक है। तो देखो यहाँ पर D किसके इक्वल है? D A+B के इक्वल है। ए बी, हमको क्या चाहिए? V में ABCD चाहिए, तो D किसके इक्वल आ गया? D आ गया ना A+B के इक्वल। ठीक है। तो D A+B के इक्वल है। ऊपर हमने क्या देखा था कि A C के इक्वल है और D 0 के इक्वल है। सो substituting the condition for W1 into W2, हम W1 की कंडीशन को W2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा? A+B की वैल्यू क्या थी? A+B = D था, और हमने W1 में क्या देखा था कि D 0 है। तो यहां से क्या आ गया? A+B = 0। क्लियर? अगर A+B 0 है तो यहां से हमें क्या मिल गया? A = -B और B = -A, है ना। तो यहां से कंडीशन क्या निकल के आएगी? A -B है और A C है। A -B है और A C है एंड D 0 है। तो यहां से हम क्या लिखेंगे? V को हम लिख सकते हैं कि A की जगह पे A और B की जगह पे क्या लिख सकते हैं? -A, क्योंकि A -B के इक्वल है, तो B किसके इक्वल हो जाएगा? -A के। और A C है, तो C की जगह पर भी क्या आ जाएगा? A, और D क्या है? 0। तो V क्या आया मेरा? A -A, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? A कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा 1 -1 1 एंड 0। तो यहां से देखो डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 क्या आ गया? 1 आ गया ना। ये क्या दिखा रहा है? डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। तो डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 क्या मिल गया हमें? A मिल गया। और हमें क्या चाहिए था? हमें चाहिए था डायमेंशन ऑफ W1 + W2 क्या होगा, राइट। तो हमने क्या निकाला था? देखो फॉर्मूला क्या होता है? डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। क्लियर? तो हमने क्या निकाला था? डायमेंशन ऑफ W1 कितना था? 2 था। डायमेंशन ऑफ W2 कितना था? 3 था। और डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 कितना निकला? 1 निकला। तो यहां से हमें क्या मिल गया? डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 क्या हो गया? 5 - 1 = 4। This implied dimension of W1 plus W2 is equal to 4। यहाँ तक क्लियर है? आज बस इतना ही करते हैं। किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। थैंक यू।